अच्छा जी बच्चों, हिस्टोग्राम में हमने दो तरह के हिस्टोग्राम पढ़े थे। अगर आप निकाल के देखें जरा, एक है हिस्टोग्राम विद सेम क्लास इंटरवल और दूसरा क्या है, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। चेक कर ले जरा, ऐसे ही है। आज हमने पढ़ना है जी हिस्टोग्राम विद डिफरेंट क्लास इंटरवल। नोट कर लिया सबने? अब पहली क्लास है जी 0 से 10 और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 4। दूसरी क्लास है जी 10 से 30 और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 10। तीसरी क्लास है जी 30 से 35 और फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। चौथी क्लास है जी 35 से 50 फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। और आखिरी क्लास है 50 से 60 फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। ठीक है सबने? अब बच्चों के तमाम क्लासेस का क्लास इंटरवल सेम है, ये सेम नहीं है। ओके, हमने हिस्टोग्राम में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों उसके हिसाब से हमारा ये हिस्टोग्राम बनता है। अगर आप थोड़ा सा समझे, पहली क्लास का इंटरवल है 0 से 10, ऐसे ही है बच्चों? तो ये 0 से 10 समझ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। अगली क्लास है 10 से 30, तो बच्चों उसकी विड्थ भी डबल होगी। 0 से 10 वाली जो क्लास है उससे डबल विड्थ होगी उसकी। लॉजिकली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर उसके बाद है जी 30 से 35, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ 0 से 10 वाली क्लास का हाफ होगा। नहीं समझ आई? ठीक हो गया? अच्छा, और 35 से 50 वाली, हाँ जी, तो समझ आई बात है? या 0 से 10 वाली क्लास से ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद 50 से 60, इसकी विड्थ 0 से 10 वाली क्लास के बराबर होगी। ये स्केल जो एक्स एक्सिस पे बनाइए, बात समझ आ गई सब? क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि भाई एक डब्बा 10 यूनिट के बराबर है, तो दूसरी क्लास 2 डब्बा तो मुश्किल होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, और वाई एक्सिस पे लेनी है बच्चों फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है। तो 2 0 2 4 6 8 10। समझ आ गई? अच्छा जी, ओके। अब बच्चों पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, 4। तो पहली क्लास की हाइट कहां तक जाएगी, 4 तक। ये बात सबको समझ आ गई? दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, 10। तो दूसरी क्लास की हाइट कहां तक जाएगी, 10 तक। हजम शुद्ध। तीसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी 3, तो तीसरी क्लास की हाइट कहां तक जाएगी, 3 तक। अब समझ आ गई सबको? अच्छा, अब चौथी क्लास की फ्रिक्वेंसी वंस अगेन 10 है, तो ये भी कहां तक जाएगी, 10 तक। और आखिरी क्लास की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो ये 5 तक जाएगी। ये डायग्राम सबको समझ आ गया?
चलिए समझ रहे। अब बच्चों हमें ये डाटा दिया हुआ था, ये वाला डाटा, और हमने इस डाटा के बेस पे ये हिस्टोग्राम बना दिया, ऐसी है। अब जरा गौर से देखो, अगर किसी बंदे को पिछला डाटा नजर ना आए तो सिर्फ ये ग्राफ देख रहा है, तो सिर्फ क्या देख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में डाटा क्या उसको, उसके पास नहीं है डाटा, उससे उससे सिर्फ ग्राफ देखा है, तो उसको क्या नजर आएगा, सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, 10 से 30 वाली। इसमें कितनी वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है, 20 वैल्यूज है, बोलो बोलो बोलो। हालांकि ऊपर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब बोलो तो सही, 10 लिखा हुआ है। चौथी क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। तो बच्चों दूसरी और चौथी क्लास में डाटा सेम है कि नहीं? दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, अब गूंगे बोलो तो सही है, और चौथी में, तो दोनों सेम हुए ना। लेकिन क्या आपको यहां से नजर आ रहा है कि दोनों सेम, क्या नजर आ रहा है, बोलो तो सही, क्या दोनों सेम क्लासेस नजर आ रही है, कौन सी बड़ी नजर आ रही है, और चौथे वाली छोटी नजर आ रही है। तो बात समझ आ गई सबको, अच्छा। अब अगला पॉइंट, तीसरे नंबर पे कौन सी क्लास होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे, आवाज नहीं आई, आखिरी क्लास क्यों है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और चौथे नंबर पे, तो समझ आ गई बात है, चलिए समझ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा गौर से देखो, सबसे आखिरी क्लास का एरिया पहली क्लास से बड़ा नजर आ रहा है कि छोटा नजर आ रहा है, बोलो तो सही, पहली क्लास का, ऐसी है, अच्छा। अब बच्चों क्या ये जो तीसरी क्लास है ये पहली क्लास का आधा है, तीसरी जो क्लास है वो पहली क्लास का 50% है, 50% तो नहीं है, लेकिन बच्चों साइज के हिसाब से देखो तो ये 50% से भी कम नजर आ रहा है, नहीं समझेगा, हम तो डायग्राम देख रहे हैं ना, तो डायग्राम से हमें ये नजर आ रहा है कि तीसरी क्लास जो है ना पहली क्लास का 50% से भी कम है, हालांकि पहली क्लास और तीसरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे का फर्क है, समझ आइए। तो जो डाटा यहां से नजर आ रहा है डायग्राम उससे अपोजिट कुछ बातें बता रही है, तो डायग्राम उस डाटा को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर, हमें नजर आ सबसे बड़ी क्लास दूसरी क्लास है, जबकि दूसरी और चौथी क्लास में बच्चे सेम है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा है, ऐसी है, जबकि ऐसी बात है नहीं, दूसरी और चौथी क्लास में बच्चे सेम है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कैसे, अगर सेम होते तो दोनों का एरिया सेम होना चाहिए था, दोनों का एरिया सेम नहीं है, इसका मतलब है ये ग्राफ ठीक नहीं है, जो ऊपर वाला डाटा देख के हमें बात समझ आ रही है वो वाली बात हमें इस ग्राफ को देख के समझ नहीं आ, इसका मतलब है कुछ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, एडजस्टमेंट करने के लिए पहले लॉजिकली बात को समझते हैं। अब बच्चों जरा देखो, पहली क्लास की हाइट कितनी है, 10 की, हाइट पता नहीं किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, क्लास इंटरवल के 4-5 नाम लिखवाए थे मैंने, कौन कौन से, क्लास साइज, क्लास हाइट, क्लास रेंज, क्लास विड्थ, और
क्लास इंटरवल, तो ये 5 नाम लिखवाए मैंने आपको। तो आई कैप इन पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या आई कैप को कोई जाके कह सकते हैं भाईजान ये कि यूज कर रहे हैं, हम पहले दफा पेपर देने आए हैं, तो एक नाम यूज कर रहे हो जो हमने पढ़ा हुआ है। और समझ आई बात है? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, अगर पहली क्लास का इंटरवल है 10 और उसमें बच्चे कितने हैं, तो हर बच्चे का इंटरवल कितना होगा? हर बच्चा कितना इंटरवल कवर करेगा? अब बोलो तो सही, नहीं समझ रही। या हर एक यूनिट इंटरवल के अंदर कितने बच्चे आएंगे? इंटरवल कितना है? 10 का, बच्चे कितने हैं? 4। और अगर इंटरवल होता है 1, तो बच्चे कितने होते हैं? सोचो, अगर इंटरवल होता 1, तो उस एक इंटरवल के अंदर कितने बच्चे आते हैं? 2.5। ध्यान ना, ध्यान ना, ध्यान ना साहब। तसल्ली से, तसल्ली से। ये बातें आपने छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में पढ़ी नहीं है, तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अगर एक दर्जन अंडे 100 रुपए के आते हैं, तो बताओ 18 अंडे कितने रुपए के आएंगे? इस तरह के सवाल किए हुए कि नहीं किए? कोई बात नहीं, यहाँ पे पूछ रहा हूँ, सारे फौत हो गए। 10 मिनट का इंटरवल है, कितने बचे हैं? 4। और अगर 1 मिनट का इंटरवल होता, तो उसके अंदर कितने बच्चे होते? 2.5, 0.25। है ही नहीं आंसर आ रहा, चेक करो। थोड़ी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं चैलेंज हो गई। अब इस पे शकूक व शुबहात है कि पता नहीं, वो भी सही पढ़ी सी कि नहीं सी पढ़ी। हाँ, एक आएगा। और क्या आएगा? कैसे कैसे कैसे? और कल आ गई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। जिनको लगता है ना आ गई, अपनी थोड़ी देर बाद दोबारा दलील हो जाएंगे। सवाल दोबारा पूछें, मैं सो रहा था, सत्यानाश करो। हाँ भाई, सवाल क्या था मेरा? क्लास का इंटरवल कितना है? 1। तो उस इंटरवल के अंदर बच्चे कितने होंगे? 0.1। दर फटे मुक्त थोड़े थे। हाँ भाई, अभी तो औखा टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बातें हो रही 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में है, तो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंचे। हाँ भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे बहन भाइयों को साथ लेके आए, ताकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यार तू तो भी नहीं कर सकता, एफएससी पता नहीं तू कहने कर ली। हाँ जी, हो गया। दूसरी क्लास, दूसरी क्लास का इंटरवल क्या है? 20। बच्चे कितने हैं? अगर इस क्लास का इंटरवल 1 यूनिट होता, तो उस 1 यूनिट के अंदर कितने बच्चे आते? 0.5। कैसे? अकल आई? और अगर इस क्लास में बच्चों 20 बच्चे होते, तो फिर नहीं, अकल आ गई तो ये तो भी नहीं आई।
अगर 20 का इंटरवल होता, 20 बच्चे होते, तो हर एक यूनिट के अंदर कितने बच्चे होते हैं? एक। ऐसी गल में होते पूछी बहुत हो गए कि 10 का इंटरवल है, बच्चे कितने हैं? तो जब एक इंटरवल होगा तो बच्चे 2.5 होंगे। 2.5 होंगे ना? जवाब दे रहे थे आप लोग तो 2.5 है। तो क्या आंसर आएगा? तीसरी क्लास। इंटरवल कितना है? 5। बच्चे कितने हैं? अगर इस क्लास का इंटरवल 1 होता तो बच्चे कितने होते? 0.6। सोच लो। हजे भी नहीं समझ आई। कुछ बच्चे ऐसे हैं सुमुड़ बुकमुड़, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं ना समझ आई? नहीं, क्या दो, आज पहला दिन है, क्या दो, क्या दो पहला दिन है। इसका पहले दिन से क्या लेना देना? ये बातें तो छठी सातवीं आठवीं में पढ़ी नहीं। हाँ भाई, चौथी क्लास का इंटरवल क्या है? चौथी क्लास का इंटरवल बच्चे कितने हैं? अगर इस क्लास का इंटरवल 1 यूनिट होता तो बच्चे कितने होते? अकल आ गई है? वो जो सजे खबे पहले टकरे मार रहे थे उनको समझ आ गई है हो क्या रहा है क्लास में? कर तो समझ नहीं आ रही थी कि यार हम लगता किसी और क्लास में आके बैठ गए। सर पता नहीं बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं तो एफएससी प्री मेडिकल से आया था, मैंने तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना था, मैं अपनी देर फड़ के बह गया। हाँ भाई, आखिरी क्लास का इंटरवल क्या है? 10। बच्चे कितने हैं? तो पर यूनिट इंटरवल 0.5। अब बच्चों आखिरी कॉलम में देखो, इन तमाम चीजों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? आखिरी कॉलम में हर एक क्लास के आंसर में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? क्या कह रहे हो? 1 से कम क्या? क्या कह रहे हो? क्या चीज कॉमन है? पता नहीं क्या कॉमन है। चलिए, जो पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट कॉमन है। 0.4, 0.5, 0.6, ये जो पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट, ये कॉमन, ये कॉमन है। तो बोलो तो सही, क्या कॉमन है? अल्लाह के राज कॉमन लगे। हाँ, कोई अखों वाला बच्चा, क्योंकि बाकी तो अन्य ने, कोई एक आधा अखों वाला है जिसको अखा इस्तेमाल करनी आती हो है। तो मैं कॉमन पूछने तू की दसन है। इन सब क्लासेस में एक चीज मुश्तरक है, पता नहीं शायद अंग्रेजी ना आती हो तो कॉमन का मतलब पता ना हो, उर्दू में बता रहे हो, मुश्तरक है। दोस्तों भी क्या चीज मुश्तरक है? वन क्या है? वन से छोटी नहीं? क्या? समझ नहीं आई। हाँ जी, सोचो सोचो बानू, तूने तुसी चवल मारनी आई, यही कह रहे थे ਅਸੀਂ सर। तो मैं पहले आपकी चवलें सुनना चाहता हूँ। कर लो शाबाश। हाँ भाई, इन सब आंसर में एक चीज मुश्तरक है। हाँ, 0.5।
5 मुश्तरक है कितने? हाँ भाई, एक कदर मुश्तरक है, एक कदर मुश्तरक है। सोचो 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 सोचो। आपके पास जाया करने के लिए पूरा 1 घंटा है। आप बताएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। चलो आएंगे फिर जी सही गलत है। गलत है। हाँ जी, खोते हो दर फिटे थोड़े मुंडे होंगे बड़े, तो अकलमंद बने फिर। ये सब की सब वैल्यूज इस बुनियाद पे निकाली गई हैं कि इंटरवल 1 यूनिट का है। उनको यही कह रहे थे दर फिटे थोड़े, यही कह रहे थे। कितों बात आना कुछ नहीं बात आ सकती, कौम ही ढीठा दी है। देख लो जरा इन तमाम वैल्यूज को देखो, इन तमाम वैल्यूज में एक चीज कॉमन है क्या, कि पहली वैल्यू भी 1 यूनिट इंटरवल पे है, दूसरी भी 1 यूनिट के इंटरवल में है, तीसरी भी 1 यूनिट के इंटरवल में है, चौथी भी और पांचवी भी इंटरवल 1 यूनिट का रखा हुआ है। तो लॉजिक समझ रही। अब अगर तमाम वैल्यूज में इंटरवल आपका 1 यूनिट का है, और समझ आ रही बात, अगर इंटरवल 1 यूनिट का है, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? सबसे बड़ी क्लास अन्य दोबारा लेगा एला आपने चेक कर, सब तो बड़ी वैल्यू 0.4 नजर आई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਥਾਂ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ तेरा शुक्र ਅਸੀਂ इस डॉक्टर को बचे। वो सुनते हैं ना आप कि जनाब दाई टांग में दर्द था तो बाई काट दी गई। वो कुछ ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जिनको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है? 0.4 है कि नहीं कमाल। और ऐसे बच्चे भी कह रहे होंगे सर समझ नहीं आई सानू, हम प्री मेडिकल से हैं तो पता नहीं चल रहा ये क्या चल रहा। हम पूरी जिंदगी तुम बैठ के प्री मेडिकल में जलील कर लो, कल को जब 6 साल बाद आपकी शादी होगी ना उस वाले यही कहना तो मैं प्री मेडिकल से हूं तो मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने मेडिकल कर लिया तो सीए में तो मुझे कख समझ नहीं आई, आज भी कख समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। और समझ आ गई है, वो तो सारे देखा खोल जानी है। छोटे भरा की शादी मेरे तो पहले कहने हो सकती है, पहले मेरी होनी सी, और सारे पता है इतने देखो 0.4 सबसे बड़ी है। छोटा भरा होंगे ना उन्हें कहने पुत्र हूं तो मैं ही पहले करावांगा, तो इस काबिल ही नहीं है। क्योंकि आपके नजदीक छोटी वैल्यू बड़ी है तो फिर छोटा भाई तो बड़ा हुआ ना, उसकी बारी पहले आनी चाहिए। और उसी कहना नहीं 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 है नहीं आज नहीं हो सकता है। और तो पता है छोटा छोटा होता है बड़ा बड़ा होता है, ऐसे सारा छोटा बड़ा सारा सत्यानाश किया है। हाँ भाई, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0. ऊपर वाले डाटा को, इस डाटा को अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा था कि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है? वहां पे नजर आ रहा है कि चौथी क्लास बड़ी है सबसे, जबकि ग्राफ में नजर आ रहा था कि सब सेकंड क्लास बड़ी है और चौथी छोटी है। अब हमें फील हो रहा है कि नहीं यार सबसे बड़ी क्लास है चौथी क्लास है। नहीं समझ रहे क्यों सबसे बड़ी क्लास चौथी क्लास कैसे है, ये कैसे पता चला?
क्योंकि सब क्लासेस में इंटरवल 1 यूनिट का रखा हुआ है। तो समझ आई है कि 18 साल बच्चे का कंपैरिजन 60 साल बाबे के साथ किया जा सकता है? क्या तेज ना है, क्या स्लो ना है? कंपैरिजन ही गलत है। और बोलो तो सही, अगर किसी 18 साल लड़के का कंपैरिजन करना है तो अगला बंदा भी कौन सा होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए। और बोलो तो सही कि नहीं? कोई 30 साल लड़का आपको उठा उठा के जमीन पे मारे और लोग ताड़ियां मारे, बाजी वाह यार क्या बात, तो आप कहेंगे यार ये तो मुकाबला से थोड़ा, है तो मुकाबला थोड़ा, मुकाबला करना तो हाँ का बंदा लै आओ ना, उसी बड़े बंदे लै आओ। तो अगर आपने कंपैरिजन करना तो क्या होना चाहिए? सेम लेवल की वैल्यू तो नहीं चाहिए। ये जो दूसरा कॉलम था, यहाँ पे वैल्यूज आपको जाहिर तौर पे नजर आ रही हैं, लेकिन लेवल सेम नहीं था। हमने चौथे कॉलम में क्या किया है, सब वैल्यूज का लेवल सेम कर दिया। तो समझ आई है? पहली वैल्यू के अंदर भी इंटरवल 1 यूनिट का है और चौथी में भी इंटरवल 1 यूनिट का है। अब उस 1 यूनिट के इंटरवल, उस 1 यूनिट के इंटरवल के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास के? चौथी क्लास के। ये 0.67 बच्चे ही है ना? उन्हें ना कहा सर 0.67 बच्चे तो होते ही नहीं भाई, ऑन एवरेज तो हो सकते हैं ना, क्या नहीं हो सकते? बोलो तो सही। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, चौथी क्लास की हाइट सबसे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमने क्या किया, दूसरी और चौथी क्लास की हाइट सेम रखी थी, और हाइट सेम रखने के बावजूद छोटी चौथी जो क्लास है वो छोटी नजर आ रही है और दूसरी जो क्लास है वो बड़ी नजर आ रही है। जबकि होना ये चाहिए था बच्चों, ये जरा गौर से देखो। अब हम यहाँ पे जो स्केल बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं बनाएंगे, वो इसके हिसाब से बनाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.67 तक कवर करना है, ऐसी है। तो बच्चों क्या रखेंगे? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। लॉजिक समझ आई? और इसकी हाइट देखो जरा क्या बनती है। ये 0.7 से थोड़ा सा नीचे है, नजर आ रहा है आपको? अब जरा इस ग्राफ को गौर से देखो, तो सबसे बड़ी क्लास आपको कौन सी नजर आ रही है? चौथी क्लास सबसे बड़ी नजर आ रही है, जबकि इस ग्राफ में दूसरी क्लास सबसे बड़ी नजर आ रही है। अब एक्स एक्सिस पे वही करेंगे जो पहले किया था, 0 से 10 की विड्थ देख रहे हो, और 10 से 30 की विड्थ डबल है। ऐसे ही होना चाहिए था ना, ऐसे ही कर रहे हैं। 30 से 35 की विड्थ हाफ है, 35 से 50 की विड्थ ज्यादा है, 0 से 10 से ज्यादा ही है। हाँ, 10 से 30 से कम है। और फिर 50 से 60 की विड्थ वही है जो 0 से 10 वाली विड्थ है। तो एक्स एक्सिस पर वही करेंगे जो ऊपर किया। चेंज किसको करेंगे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पहले फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, और फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, रिलेटिव हाइट लेंगे। क्या लेंगे जी? रिलेटिव हाइट। और समझ आ गई बात है? अच्छा जी, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डाटा किस क्लास में? 0.6। क्या ये बात समझ रहे? बच्चों इस ग्राफ में ये वाली क्लास सबसे छोटी नजर आ रही थी, सबसे छोटी, जबकि अभी हमें पता चला है कि ये तो दूसरे नंबर पे आ रही थी। ये किस नंबर पे आ रही थी? दूसरे नंबर पे आ रही थी। और समझ रही है बात? तो बच्चों ये जरा गौर से देखिएगा, 30 से 35 है और इसकी हाइट हमने क्या लेनी है? 0.6 लेनी है। बाकी तमाम क्लासेस में से दूसरे नंबर पे हाइट किसकी आ रही है? इसी की आ रही है ना? इससे ऊपर तो हाइट किसी की नहीं है सिवाय और चौथी क्लास के, क्योंकि वो पहले नंबर पे आ रही है। तो समझ आ गई बात? अगर
अगला पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे वो सबसे छोटी क्लास नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे वो सबसे छोटी क्लास नजर नहीं आ रही। समझ आई बात? अगला पॉइंट तीसरे नंबर पे, अब दो क्लासेस बराबर है, कौन कौन सी? दूसरी और पांचवी। तो बच्चों को देख लो, जो दूसरी की हाइट है वही पांचवी की हाइट है। नजर आ रहा है? क्लियर है? अच्छा जी। और उसके बाद सबसे छोटी क्लास कौन सी है? पहली क्लास, जो कि इस डाटा में हमें दूसरे नंबर पे नजर आ रही है। ये देख लो, सबसे कम हाइट इसी की है। समझ आई? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, अब आपको फील होगा सर देखें, दूसरी क्लास और चौथी क्लास में बच्चे तो सेम थे, सेम थे कि नहीं थे? तो दूसरी क्लास और चौथी क्लास का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि यहाँ पे आपको एरिया सेम नजर आ रहा था? एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पे फील करें आपको एरिया सेम नजर आएगा। बोलो 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 बोलो, फील हो रहा है सेम? अब बोलो तो सही, दोनों का एरिया क्या हो रहा है? कोई बच्चा ये नहीं कह सकता नहीं सर दूसरी क्लास बड़ी है, या कोई ये नहीं कह सकता सर वो जो चौथी क्लास है वो बड़ी है। बहुत से देखो, देखने वाले को ये लग सकता है कि दूसरी क्लास बड़ी है, या कोई कह सकता है चौथी क्लास बड़ी है। हाइट वाइज तो चौथी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एरिया वाइज बताना है आपने। एरिया वाइज मुझे बताएं, क्या चौथी क्लास बड़ी है? क्या दूसरी बड़ी है? नहीं, तीसरी भी नहीं बड़ी, दोनों बराबर है। बहुत से देखो, एक की हाइट ज्यादा है तो दूसरे की विड्थ ज्यादा है। गौर से देख लो, गौर से, समझ आ रही है? तो बच्चों, जो जिस बंदे को टेबल डाटा नहीं गिवन, उसके सामने ग्राफ रख दिया जाए तो उसको भी समझ आ जाएगी कि दूसरी या चौथी में से बड़ी छोटी कोई भी नहीं है। ठीक हो गया? अब डाटा भी यही बता रहा था, भाई दूसरी क्लास में 10 बच्चे हैं, चौथी में भी 10 बच्चे हैं, सेम होनी चाहिए, ये सेम है। और समझ आ रही है? हाँ जी, पहली और तीसरी को कंपेयर करें, कौन सी क्लास बड़ी फील होनी चाहिए और कौन सी छोटी फील होनी चाहिए? अब जरा गौर से देखो, क्या आपको लग रहा है कि तीसरी बड़ी और पहली छोटी? या पहली बड़ी लग रही है, तीसरी छोटी लग रही है? एरिया देखना, हाइट नहीं देखनी। एरिया के लिहाज से पहली बड़ी है, और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और तीसरी क्लास छोटी है, तो यहां से भी बच्चों यही समझ आ रहा है। अच्छा, क्या तीसरी क्लास छोटी तो है, क्या हाफ है? हाफ नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? और यहां पे देखें तो यहां पे लग रहा है हाफ से भी कम है। अगर इसके एरिया को इसके एरिया से कंपेयर करें तो तीसरी क्लास क्या नजर आ रही है? हाफ से भी कम नजर आ रही है। कैसी है? जबकि पहली और तीसरी में सिर्फ एक बच्चे का फर्क है।
इसमें 3 है, उसमें 4 है, तो हाफ तो नहीं बनता ना। हाफ कब बनता, जब इसमें 2 बच्चे होते। तो समझ आई बात है। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आएगा तो क्या करना है, ये बात समझ आई सबको? नहीं समझ आई? ले जी बच्चों, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा शुरू हो गया जी, एवरेजेस। हाँ जी, हाँ जी, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना, ये इसी को कहते हैं जो हमने निकाला है। क्या? रिलेटिव हाइट। इस रिलेटिव हाइट को क्या कहा जा रहा है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हाँ वो भी पढ़ने हैं। तो समझ आई सबको? अब है बच्चों एवरेजेस। और याद रखना, ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, ये भी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। चकला ना मारना, बड़ी वो मैट्रिक की किताबें खुलवा रहे नहीं तुम्हारे को। कोई ये ना कहे सर मैं प्री मेडिकल से हूँ, तो मुझे नहीं पता एवरेज क्या होती है। मैट्रिक में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और मीन मीडियन मोड पढ़े थे ना? हाँ, मतलब 2 दिन बार के सर मैं मेडिकल से हूँ, तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो मेडिकल वाले बच्चों, मैंने साबित कर दिया है, आपके सामने कोई बड़ा इंजीनियर नहीं बैठा हुआ, सब आपकी तरह के खोते कोड़े हैं, जिनको 0.4 बड़ा नजर आता है और 0.67 छोटा नजर आता है। वो भी किसी जमाने में प्लाजे बनाने का ख्वाब सोचा करता था। बड़े बड़े उसने ओवरहेड ब्रिज बनाने थे। यार 0.4 बड़ा है कि छोटा है, नहीं समझ आ रही। हाँ भाई, एवरेजेस। एवरेज क्या होती है बच्चों? एवरेज का दूसरा नाम है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज की डेफिनेशन लिख ले बच्चों। A single value that represent whole data. A single value that represent whole data. ये रिप्रेजेंट वाला वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। कहाँ? सैंपल में। तो फिर सैंपल और एवरेज में फर्क क्या है? तो यहाँ पे भी पूरी पॉपुलेशन है, आगे चलो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सैंपल और एवरेज में फर्क क्या है? यही डेफिनेशन में वहां पे भी पड़ी। कल को ऐसा ना हो कि सैंपल की जगह एवरेज और एवरेज की जगह सैंपल की डेफिनेशन लिखी हो। हाँ भाई, सैंपल और एवरेज की डेफिनेशन में फर्क क्या है? वहां पे क्या था? पार्ट। तो क्या पार्ट में सिर्फ एक ही बच्चा आता है? 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज में सिंगल है। ये फर्क है सैंपल में और एवरेज में। है वो भी पॉपुलेशन की और ये भी पॉपुलेशन। और समझ आई है? तो कहते नहीं कि ऑन एवरेज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज 55 साल है। एवरेज एज क्या है? मतलब ऑन एवरेज एक बंदा 55 साल बाद मर जाएगा। 18 साल थोड़े निकल गए ना। अकल तो फिर भी नहीं आ रही। समझ आई है? तो है तो 55 साल भी पूरी पॉपुलेशन की आंसर। समझ आई है? लेकिन वो सिंगल वैल्यू है। वो क्या है? सिंगल वैल्यू।
फिर कहा जाता है कि पाकिस्तानियों की एवरेज सैलरी जो है वो 50,000 है। तो पाकिस्तानियों से मुराद सिर्फ उसने पंजाब वाले लिए होंगे या पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी शामिल की होगी? और बोलो तो सही, या सिर्फ वो डीएचए वाले लिए हैं? सारे पाकिस्तान की बात हो रही है ना। तो बात तो पूरी पॉपुलेशन की हो रही है, लेकिन जो आंसर निकला है वो क्या है? वो एक सिंगल यूनिट है। तो क्या उसको सैंपल कह सकते हैं? नहीं, सैंपल में 3-4 वैल्यूज या 100 या 200 या 1000 वैल्यूज होंगी कम से कम। यहाँ भी बात किसकी हो रही है? एवरेज की। एवरेज में सिंगल वैल्यू होती है, चाहे पॉपुलेशन 1.5 अरब की हो। नहीं समझ आई बात? अच्छा देखो, अब एवरेज की बच्चों आगे 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? मीन, मीडियन और फिर मीन क्या? 3 कैटेगरी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? क्या नहीं समझ आई? अब बोलो तो सही। A single value that represents whole data is called average. एवरेज किस तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? मीन, मीडियन, मॉड। और मीन किस तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। यहाँ तक की बात समझ। अच्छा, कौन सी एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर फर्ज करो दुनिया में टोटल 100 सवाल हो, कितने सवाल हो कि जिनकी एवरेज निकालनी, तो बच्चों उन 100 में से 85 सवाल मीन से हो जाएंगे। कितने सवाल मीन से हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। कोई 8-10 हो जाएंगे मीडियन से और कोई 5-7 हो जाएंगे मॉड से। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज कौन सी है? मीन। हजम शुद्ध? नहीं समझ आई बात? अच्छा, मीन क्या? 3 कैटेगरी कौन कौन सी? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। उन 85 में से 75 सवाल किससे हो जाएंगे? अरिथमेटिक मीन से। तो 5-6 ज्योमेट्रिक मीन से हो जाएंगे और फिर 5-6 हार्मोनिक मीन से हो जाएंगे। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज कौन सी है? आवाज नहीं आई? कि 100 सवालों में से 75 मैथमेटिक मीन से हो जाएंगे। और समझ आ गई है? क्लास में अलर्ट होकर बैठा करो, किस वक्त कौन जलील हो जाए पता नहीं चलता। काश एफएससी में ऐसे हुए होते ना, तो आज वाकई एमबीबीएस करने के लिए किंग एडवर्ड में बैठे होते। और थे डॉन बने हुए थे कि सानू कोई उस्ताद हाथ ला के देखे, वो ने सिर्फ दाखिले लाभ कर दे। पंजाब यूनिवर्सिटी में लेने दाखिला बीए इस्लामियत में, जाओ लाके देखो, उत्थे नहीं लभना तुम्हें दाखिला। तो ये आखिरी मौका है आपके पास। समझ आ रही है ना? इसको अच्छी तरह से याद रखना, इसके अलावा कोई मौका नहीं है आपके पास। तो जो भी है कश्तियां जल चुकी हैं आपकी, तो याद है ना? बर्न द बोट्स, बर्न द बोट्स पढ़ा था। कौन था वो? आजकल तो सारे तारक दिन से याद है। कश्तियां जल चुकी हैं थोड़ी, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो। तो समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आप सबने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मुकर जब मुकर जब मुकरने में तो आप शेर है। और पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? चलो, आपने एफएससी में नहीं पढ़ी, मैट्रिक में तो पढ़ी होगी सबने। एक वहां पे नाम था केमिस्ट्री की किताब में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसको कहते हैं? समझ आ गई सबको क्यों कहते हैं उसको? क्या उसमें हर चीज डिजोल्व हो जाती है? अच्छा, होनी कहने भी हर चीज डिजोल्व हो जाती, नाल ही मुकर गए। ये हालात है हैं? उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्या उसमें हर चीज डिजोल्व हो जाती है?
हर चीज डिजॉल्व नहीं होती। पेट्रोल उसमें डिजॉल्व नहीं होता, हो जाता है नहीं, किसी ने क्या हो जाता है, वो बाइक की टैंकी चलाता मिक्स करके पाता है। हाँ, अभी पेट्रोल डिजॉल्व हो जाता है, नहीं होता। मिट्टी का तेल नहीं डिजॉल्व होता, और ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, हालांकि उसमें हर चीज डिजॉल्व, तो फिर उसको कहते हैं क्यों? सबसे ज्यादा चीज उसमें डिजॉल्व होती है, इसलिए उसको कहते हैं। सारी चीजें नहीं होती, सबसे ज्यादा होती है। कौन समझ आया? तो जिस तरह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसी तरह से बच्चों अरिथमेटिक मीन एक यूनिवर्सल एवरेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। तो समझ आ गई है? तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज इज मीन, एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन इज अरिथमेटिक मीन। हजम शुभ, तुमको बात समझ आई? That's why sometime when examiner say calculate mean, we will calculate arithmetic mean. जब एग्जामिनर कहेगा मीन निकालो, तो हम ये नहीं पूछेंगे सदी केड़े वाला। मीन तीन तरह के होते हैं ना, एग्जामिनर ने कहा मीन निकालो, तो क्या हम एग्जामिनर से ये पूछेंगे सदी कौन से वाला? मीन तो तीन होते हैं। सीधा सीधा मतलब क्या होगा? अरिथमेटिक मीन निकालो, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही होता है। ठीक है जी? तो हम ये कहेंगे अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर द वर्ड मीन। जब भी मीन कहा जाएगा उससे क्या मुराद होगा? अरिथमेटिक मीन। और समझ आ गई सबको? अब बच्चों, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखिए शाबाश। अरिथमेटिक मीन का की डेफिनेशन है सम ऑफ वैल्यूज, sum of values when divided by their numbers, sum of values when divided by their numbers results in arithmetic mean. Sum of values when divided by their numbers results in arithmetic mean. समझ आ गया सबको? अच्छा जी, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है बच्चों? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन को बच्चों शो करते हैं एक्स बार से। किसे शो करते हैं? लेकिन मैंने एक और साइन भी लिखवाया हुआ था, वो नहीं याद आ रहा। एक और साइन भी लिखवाया था, तकरीबन तकरीबन 3 या 4 हजार साल पहले लिखवाया था। याद ही नहीं आ रहा ना। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, नहीं ना पढ़ाया मैंने। थोड़ा सत्यानाश। निकालो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का चैप्टर, पेज निकालो जल्दी कर, निकालो निकालो निकालो। म्यू, कैसी कौम है, कसम से मुंह पे झूठ बोल दिया। सर आपने कहाँ पढ़ाया है? मीन तो आज आप पढ़ा रहे हैं, पहले कब पढ़ा चुके हैं आप? तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो म्यू और एक्स बार में फर्क क्या है? एक्स बार वो है और म्यू ये है। फर्क फर्क फर्क,
एक्स बार और म्यू में क्या फर्क है? हाँ जी, समझ लगी है। 2 मिनट लगते ना दोनों, जैसे पाकिस्तान की टीम को 2 मैच हारने लगते हैं ना, फिर अकल आंदी की करना है, तो 2 मिनट लगते हैं। तो इसलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, ठीक है। किसी पे तनकीद करने से पहले ये सोच लेना कि छोटा भरा ਤੁਹਾਡਾ भी है, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी टीम ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ हो। दिस इज कर्मा, ये वापस आना ही आना है। और समझ लगी है? हाँ जी, दिल गुर्दे बड़े करो, बर्दाश्त करने की आदत डालो। किसी को आज बुरा भला कहोगे, कल वापसी आ रही है थोड़े हाल, समझ आई है? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों, यहां पे एक्स बार से क्या मुराद है? हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन की बात नहीं कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में होती है, तो हम करोड़ों वैल्यूज का मीन नहीं निकालने जा रहे। समझ आई बात? इसलिए न्यू नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक्स बार लिखा है। याद रहेगी बात? पढ़ा तो आपने न्यू भी है, मतलब हो सकता है आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं आज तक सर यहाँ पे म्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि याद ही नहीं होता कि म्यू भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए याद होना जरूरी है कि म्यू हो सकता था। तो जब टीचर खुद याद कराए कि भाईजान म्यू भी पढ़ाया मैं, तो तुम मुंह बनाओ हैं ये कि तो पढ़ाया, तो टीचर को टेंशन ही नहीं, पता इन्होंने तो खोते हैं, पता ही नहीं कि मैं पढ़ा चुके। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू हो सकता था लेकिन नहीं लिखा, कोई वजह तो होगी नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? तो पॉपुलेशन में वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी, हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि 2-2 दिन बैठ के तो जमा माइनस ही कर दे रहे, हमने कंसेप्ट समझना कि यार मीन निकालते कैसे हैं बस। चलो जी, इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ, हाँ जी, अरिथमेटिक मीन निकालें बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा जी? तो समझ आइए, किसी को कोई मसला? अच्छा जी, अब बच्चों याद रखना, आपने डाटा 2 तरह के पढ़े हुए हैं, एक ग्रुप और एक, तो अगर डाटा 2 तरह के है तो बच्चों फिर फार्मूले भी 2 तरह के होंगे। डाटा अगर 2 तरह के हैं तो फार्मूले भी 2 तरह के होंगे। पहला डाटा पड़ा है अनग्रुप, ये ऊपर जो मैंने आपको डाटा दिया था ये कौन से वाला था? ये अनग्रुप था। तो अनग्रुप डाटा को बच्चों सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे एक वक्त आएगा, आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और कहेंगे मीन निकला है। ये वक्त आप पे आना है, जैसे का वक्त आजकल पाकिस्तानी टीम पे आया हुआ है, आप पे भी आना है। और आप साथ वाले बच्चे से नकल मारेंगे, वो कहेंगे यार उन्हें तो 5 से डिवाइड किया है, मैं 2 से क्यों किया है? और आपको याद भी नहीं आना ये फार्मूले में पढ़ा क्या था। आप कहते हैं यार एवरेज तो ऐसे ही निकाल देते, 2 पे डिवाइड कर देते थे बस, हालांकि फार्मूले में क्या पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना, 2 पे डिवाइड। तो सवाल आना है आपके ऊपर एक दफा। अब वो सवाल टेस्ट में आता है, मॉक में आता है, कि फाइनल पेपर में आता है, नहीं पता। भैड़े दिन आए तो पेपर के उत्ते सवाल आ सकता, समझ लगी है?
पढ़े का तो कोई पता नहीं, तो इसलिए जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहो, साथ साथ रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो चीज़ आप रिवाइज नहीं करोगे वो भूल जानी है। नहीं यकीन आ रहा तो आज मैट्रिक का पर्चा दोबारा दे के देख लो, तो आपको यकीन नहीं आएगा यार मैं इतने नंबर ले रहे थे इस्लामिया के। हंसी है। आज मेंटल कला दोबारा लिख लें, उन्हें नंबर नहीं आने जिन्हें एक नॉर्मल बच्चे दे आ सकते हैं एवरेज, और अपने जमाने में आपने टॉप किए हुए 90% नंबर लिए हुए बायो में, ऐसे ही है। आज 50% भी नहीं आने, क्यों, वजह क्या है, वो क्यों नहीं आने? आउट ऑफ प्रैक्टिस है। जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते वो भूल जाती है, तो जो पढ़ते जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओ। औखे वेले का पता नहीं है, ये बात याद रखनी है। एक बात मैंने आपको पहले दिन समझाई थी कि आपके पास किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने तक का टाइम नहीं है, और याद है ना कि जो पहली दफा पढ़ रहे हो वो ऐसे पढ़ो कि पहली और आखिरी दफा पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलना आपको, ये बात याद रखें, मेरी पल्ले बांध लें। अच्छा जी, अनंत डेटा का फार्मूला क्या बच्चों? समेशन एक्स ओवर एन। अब ग्रुप डाटा में याद रखना, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्या आ जाती है? ये डाटा आपको याद होगा, याद है कुछ कुछ नहीं याद? ये 0 से 9 क्या था, क्या था? इसके अलावा इसको क्या कहते थे? इसके अलावा इसको क्या कहते थे? हैं? हैं? और 0 से 9 क्या है? इसके अलावा हैं? खड़े जाएंगे, सब खड़े जाएंगे। ये 0 से 9 क्या है? मार्क्स हैं, पूछते हो क्या है? ये हालात है थोड़े, क्या तो ये तो नहीं पढ़ा था हमने, नहीं ना पढ़ाया मैंने आपको, नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने बताया ही नहीं था कि 0 से 9 मार्क्स, ये तो कैंट की वेस्ट है। हाँ, नहीं ना पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया, तो डल्ले से कह रहे नहीं पढ़ाया। हाँ भी 0 से 9 क्या है बच्चे? मार्क्स है, पता नहीं तुम की कही जा रहे हो। और ये 5 कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने 0 से लेके 9 तक नंबर लिए थे, और याद आया कुछ कुछ? तुम पता नहीं क्लास हाइट क्लास विड्थ पता नहीं की कही जा रहे हो, कितने दिशा कितने जाके फिट करी जा रहे हो। ये क्लास हाइट क्लास विड्थ मैंने क्या पढ़ाई थी? ये तो क्लास इंटरवल के नाम 12। अब बच्चों मसला ये है कि इस डाटा में आपको नजर आ रही है फ्रीक्वेंसी, क्या नजर आ रही है? और इस फार्मूले में कहीं पे फ्रीक्वेंसी है ही, सुमेशन एक्स ओवर एन, ना ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी ना नीचे की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप डाटा बनाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए वहां पे तो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, वहां पे बच्चों को किससे शो करेंगे? फ्रीक्वेंसी से शो करेंगे, ऐसी है। तो बच्चों पे फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप डाटा के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ, एफ से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी। अब याद करो बच्चों, दूसरे कॉलम का टोटल किसके बराबर आना चाहिए? और दूसरे कॉलम का टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर आता है। तो बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेंगे एन से, किसे शो करेंगे? लेकिन ग्रुप डाटा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को एन से शो नहीं करते हम, समेशन एफ से करते हैं। किसे करते हैं? हजम शुद्ध। अच्छा, ग्रुप डाटा में एक्स का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और एक्स को निकालने के फार्मूले भी पढ़े थे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय, और अगर क्लास लिमिट ना हो अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 2, ऐसे 2 आ गया, या इधर भी नंबर ऑफ वैल्यूज आनी है, इन्हीं का कल आ गई ना कि आज तो बात उसी हर थां से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना? जो फार्मूले पहले पढ़े थे इसका आज मतलब हर किसी ये नहीं कि वो गलत पढ़े थे, ठीक है? अच्छा,
अब बच्चों जरा गौर से सोच समझ के जवाब देना। इस डाटा में क्या आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? ग्रुप डाटा में पहली क्लास क्या आएगा मिड पॉइंट? दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, पांचवी क्लास का निकल आएगा। यह एग्जामिनर को समझाने की जरूरत है। अच्छा, अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए मीन निकालने के लिए? एफ एक्स कैसे आएगा? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? इस एफ को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या टोटल को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू को इंडिविजुअल मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉजिक समझ आ रही है? पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। पहला मिड पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 22। समझ आ रही सबको? फिर दूसरी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एंड सो ऑन कर लेंगे तो एफ एक्स निकल आएगा बच्चों। समेशन एफ एक्स निकाले शाबाश। समेशन एफ एक्स निकालेंगे। हम भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, आपको समझ आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाँ जी, 705 सबका आंसर आ गया। अब ये आया है बच्चों सम ऑफ वैल्यूज। ये आपने क्या निकाला है? सम ऑफ वैल्यूज। अब डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ वैल्यू से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इस सवाल में कितनी है? 30। ये 30 मार्क्स हैं, ये 30 बच्चे हैं, और 705 क्या है? 705 क्या है? तो ये आपसे पूछ रहे कि 705 जो आपने निकाला ये क्या बला है बच्चे? और 705 की है पता ही नहीं क्या है। ओके, पूछ रहे 705 की कड़े ओके, मैनू नहीं पता समेशन एफ एक्स की हुंदा, मैनू दसो 705 की है। फिर वही गल, वो कहना मैनू नहीं समझ आ रही, 705 की दसो, पता नहीं क्या है। जो कर रहे हो उसका पता होना चाहिए ना क्या कर रहे हो। तो सीए कर रहे हो ना, तो पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। और बोलो तो सही, इसमें हम 5 साल के बाद जाके हॉस्पिटल में जाया करेंगे, ऑपरेशन किया करेंगे, क्या होता है इसमें है? और सीए में क्या होता है? प्लाजा बनाया करेंगे बड़े बड़े, हाँ, दुकान खोलेंगे समोसे पकौड़े वाली, मदरसा खोल लेंगे, हाँ। तो जो कर रहे हो वो क्या होता है पता है उसका कि नहीं पता? कि बस सर अब ठुकराए हुए हैं, जहां पे फिट हो गए बस बैठे होंगे। beggars are not choosers। तो जो शुरू किया है उसका पता है कि नहीं पता? तो वही बात जब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो खो दोगे। 705 क्या है? पता नहीं। कौन सी वैल्यूज? बच्चों की वैल्यूज। ये 705 क्या है? मर गए। और बोलो तो सही, ये मार्क्स हैं किसके? कितने बच्चों के? 30 बच्चों के मार्क्स हैं। क्या करो, कट के बैठ रहे थे, पता नहीं की कड़िया ते पा दो, प्री मेडिकल ते पा दो, सारा कसूरी प्री मेडिकल है। यकीन नहीं ना आ रहा कि 705 मार्क्स कैसे हो सकते हैं। अब बोलो तो सही, कैसे टोटल मार्क्स समझाए कैसे? हाँ जी, देखो जरा सिंपल सी बात है बच्चों,
पहली क्लास में कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। और ये 4 से 5 क्या है? ये 4 से 5 क्या है? मिड पॉइंट का मतलब क्या है? एक बच्चे के मार्क्स। ऑन एवरेज पहली क्लास में हर बच्चे के 4.5 नंबर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया? ये 22/5 क्या है? तमाम बच्चों के टोटल मार्क्स है। पहली क्लास के 5 बच्चों के टोटल मार्क्स। लॉजिक समझ आ रही है? तो जो कर रहे होते हो उसका पता रखा करो कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही? वो रोटी खा रहे होते तो पता होता है ना कि कितने पानी है। ये ना पता था सारा, किसी ने नहीं सिखाया। तो जो कर रहे हो पता रखा करो, भाई जने सीखी कर रहे हैं, जमा क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, अंडरवुड क्यों नहीं लिया, डेरिवेटिव क्यों नहीं ले रहे, जमा क्यों कर रहे हैं? तो पता होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं। तो बोलो तो सही, कभी किसी ने पैंट ऊपर से पहन ली हो, यार बांह फंस गई पता नहीं, पता होता ना क्या कर रहे हो, कि बस कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो जैसे जिंदगी में बाकी सारी चीजों का पता है कि क्यों कर रहे हैं, इसका भी पता होना चाहिए कि भाईजान जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब की। तो समझ आई है? नहीं समझ आई? ठीक है नहीं बच्चों? तो 101/5 क्या है? दूसरी क्लास में जितने बच्चे थे उनके टोटल नंबर है। तो फिर 705 क्या है? तमाम क्लासेस में जितने बच्चे थे उनके टोटल है। हो नकल आई? अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन दोबारा दिमाग में लेके आओ, क्या है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो ये 705 क्या है? ये सम ऑफ वैल्यूज है। वो समझ आई है? और डिवाइड किसे कर रहे हैं? 30 से। तो क्या ये 30 मार्क्स है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 705 क्या है? उन बच्चों के टोटल मार्क्स। और लॉजिक समझ आ गई है? अच्छा जी। अब अगला मेथड है शॉर्टकट मेथड। दूसरा मेथड क्या है जी? शॉर्टकट मेथड। उसका फॉर्मूला नोट कर लें। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन डी ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन डी ओवर एन। समझ आ गई सबको? अब ए क्या बोला है? ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल। ए क्या है? ए बच्चों कहते हैं आर्बिट्रेरी मीन को, इमेजिनरी मीन, अज्यूम मीन या प्रोविजनल मीन। ऐसा मीन जो हमने खुद से अज्यूम कर लिया वो है ए। वो क्या है? ए। तो फिर डी क्या है? डी है डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए। एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन है वो ए से कितने फासले पे? तो समझ आ गया है? डी इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए। क्या समझ? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और फार्मूला सबको समझ आ गया? बोलो 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 बोलो। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं जरा। अब आपके पास पहला डाटा था 246 याद है? अब लेट्स अज्यूम बच्चों इसमें से हम 4 को आर्बिट्रेरी मीन मान लेते हैं। आर्बिट्रेरी मीन हमने किसको मान लिया? 4। ए आ गया हमारे पास। ओके। अब डी फाइंड करना है हमने। डी कैसे फाइंड होगा? इन सारी वैल्यूज में से आर्बिट्रेरी मीन को माइनस कर दें।
तो करें जरा। क्या आंसर आ जाएगा? 0 2। तो सुमेशन डी क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। नहीं समझ रहे? सबको समझ आ गई? अब बच्चों इस फार्मूले के मुताबिक ए हमने क्या अज्यूम किया? 4। सुमेशन डी क्या आया? नंबर बेस कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 5। पिछले फार्मूले से हमारा आंसर क्या आ रहा था? 5 आ रहा था ना, याद करो। पिछले फार्मूले से हमारा आंसर क्या आ रहा था? इस फार्मूले से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5। हाँ भाई, क्या चीज समझ नहीं आई? ये डाटा है, इस डाटा में हमने क्या किया बच्चों? बताओ बताओ। सबसे पहले ये अज्यूम किया, किसको किया? फिर क्या किया? डी निकाला। डी कैसे निकाला? एक्स माइनस, मतलब क्या इसका? हर वैल्यू में से ए मीन्स 4 को माइनस कर दो। तो 2 में से 4 को माइनस किया, आंसर क्या है? 4 में से 4 को किया, 6 में से 4 को किया, 8 में से 4 को किया, तो समेशन डी क्या आया? अब फार्मूला पुट कर दो। समझ आ गया? ए क्या था? 4। समेशन डी क्या है? और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आ जाएगा? तो लॉजिक समझ आ गई सबको? चलिए पहले प्यारे। हाँ जी, चलो जी भाई जान, बहुत अच्छा सवाल किया है। अब तुसी करो। सवाल यह है कि सर अगर आर्बिट्रेरी मीन की जगह हम 4 की बजाय क्या रख लें, 6 रख लें, तो क्या आंसर आएगा? करो 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 शाबाश। सवाल की था, जवाब कटो, निकालो भाई आंसर, जल्दी करो। हाँ भाई, और कोई भी आर्बिट्रेरी मीनिंग जूम कर लें, अगर 8 कर लें आंसर सेम ही आएगा ना। अगर 2 कर लें तो समझ आ गई है ना? इस बात पे मान है कि नहीं है? 5 आ जाएगा। अब बच्चों ग्रुप डाटा, अब आपको पता है ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी के बगैर तो फार्मूला बन ही नहीं सकता। तो ग्रुप डाटा में शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होगा बच्चों? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ डी डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। तो समझ आ गई बात? फार्मूला नोट कर लिया है? चलो जी बच्चों, ये कल पढ़ेंगे। यहां तक आज जो पढ़ा समझ आ गया है? बोलो चैप्टर नंबर 7 आपने घर जाके आई कैप की बुक को रीड करना है। जो जो पढ़ा वो सारा रीड करोगे। वेरी गुड, शाबाश।